प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विज्ञान में। और उससे पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना न भूलें, क्योंकि अब आशा करते हैं कि गणित का पेपर बीत गया है, इसके बाद में विज्ञान का नंबर आ गया है। और आशा करते हैं कि जो कुछ पढ़ाया जाएगा अधिकांश 99% क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा। तो आप हर क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक देखो प्यारे बच्चों। तो आइए हम देखते हैं संपूर्ण विज्ञान के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का मान होता है। तो इसका मान +1 होता है प्यारे बच्चों। तो कहने को ऑप्शन बी सही है। क्या है? ऑप्शन बी सही है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर नापने वाले वोल्ट मीटर को क्या कहा जाता है? मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों बता दें कि विभवांतर नापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। एक क्वेश्चन इसमें और भी बन सकता है प्यारे बच्चों कि वोल्ट मीटर का विद्युत परिपथ में कहाँ प्रयोग करते हैं। हम कहेंगे कि वोल्ट मीटर का प्रयोग वैद्युत परिपथ में समांतर क्रम में किया जाता है। किस क्रम में करते हैं? समांतर क्रम में, प्रतिरोध के समानांतर लगाया जाता है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्रकाश की किरण गमन करती है। तो ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें प्यारे बच्चों कि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ऊर्जा का एसआई जो मात्रक होता है, तो ऊर्जा का मात्रक दिया है ऑप्शन ए कैलोरी में, ऑप्शन बी दिया है जूल में, और ऑप्शन सी दिया है ताप में, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें ऊर्जा को हम हमेशा जूल में ही मापते हैं प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित यह होता है, ऑप्शन ए कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन बी कह रहा है आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन सी कह रहा है आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें प्यारे बच्चों कि परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, कह रहा है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात विचलन के साथ निर्गत होती हैं, 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। ऑप्शन सी कह रहा है बिना विचलन के निर्गत हो जाती हैं, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बता दें प्यारे बच्चों कि जब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निर्गत हो जाती है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आइए देखें। 7वां क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा है, इसके फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो इसके फिलामेंट का प्रतिरोध ऑप्शन ए दिया है 220 ओम, ऑप्शन बी दिया है 100 ओम, ऑप्शन सी दिया है 484 ओम, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों बता दें कि इसका ऑप्शन सी सही होगा, 484 ओम। कैसे होगा प्यारे बच्चों? इसका हल करके हम दिखा दें ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। तो प्रतिरोध R बराबर प्यारे बच्चों V², तो 220 गुणे 220 अपान पावर कर देंगे 100। यहाँ पर 2 जीरो जो है 2 जीरो कर से कट जाएगा, 22 का स्क्वायर 484 होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या कर रहा है? मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के विपरीत हो जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष से दूर हट जाती है,
उसी पथ के अनुदिश वापस चली जाती है। तो यहाँ बता दें प्यारे बच्चों, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, अर्थात ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यहाँ पर है जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो यहाँ ऑप्शन डी होगा प्यारे बच्चों, मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ताप बढ़ाने पर चालक के प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए कह रहा है बढ़ता है, ऑप्शन बी कह रहा है घटता है, ऑप्शन सी करता है सामान्य रहता है, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध प्यारे बच्चों बढ़ता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा, किसके द्वारा प्यारे बच्चों? अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया जाता है। उस समय वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? तो वस्तु की स्थिति मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में होता है। किसके बीच में? मुख्य फोकस तथा किसके बीच में होता है प्यारे बच्चों? कहीं हो, दर्पण की ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होता है। ऑप्शन डी सही होगा प्यारे बच्चों। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। तो हमेशा जब वस्तु को दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे उस समय प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बिंब से बड़ा बनेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो लेंस के मुख्य कहाँ कर रहा है प्यारे बच्चों? बराबर साइज का रखने के लिए हम उसको उसके कहाँ, पहला ये ऑप्शन दिया है कि लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन बी का रहा है फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, ऑप्शन सी का रहा है अनंत पर, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस पर। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा प्यारे बच्चों, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखना चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धातुएं धारावाहक होती हैं, किसके कारण होती हैं? यह प्रश्न पूछा है। प्रोटॉन के कारण, मुख्य इलेक्ट्रॉन के कारण, दोनों के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें इसका ऑप्शन बी सही होगा प्यारे बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। तो धातुएं धारावाहक होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 14, कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेमी है। तो दर्पण और लेंस संभवतः दोनों अवतल हैं और दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल होगा, दर्पण उत्तल और लेंस अवतल होगा। तो कह रहा है कि किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले लेंस की किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेमी ही है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे। तो इसमें आपको बता दें, आप खुद इसको करके देखो प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का आप जवाब खुद दो, ताकि प्रयास करोगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आइए, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो यहाँ हम बता दें प्यारे बच्चों कि विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण का बल लगता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। तो ऑप्शन बी दिया है प्रतिकर्षण का बल, ऑप्शन सी दिया है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जान जाइए कौन सा बल लगता है प्यारे बच्चों? विजातीय आवेशों के बीच में हमेशा आकर्षण का बल लगता है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो संबंध होगा। ए करा एफ बराबर आर बाई टू, ऑप्शन बी करा एफ बराबर 2r, ऑप्शन सी कह रहा है एफ बराबर 3r/2, ऑप्शन एफ कह रहा है कि एफ बराबर अनंत। तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा प्यारे बच्चों, फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है अथवा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किसी दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है
तो दर्पण का आवर्धन का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, 1 के बराबर होगा। ऑप्शन डी का राय इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो हम बता दें, अगर प्रतिबिंब बड़ा बनता है तो आवर्धन हमेशा 1 से बड़ा होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है तो R बराबर V अपान आई या V बराबर आई आर होता है। तो ऑप्शन ए का रहा है R बराबर V इंटू आई, ऑप्शन बी का रहा है R बराबर V अपान आई, ऑप्शन आर का रहा है आई अपान V, ऑप्शन डी का रहा है V माइनस आई। तो यहाँ पर हम बता दें कि R बराबर V अपान आई होगा, अर्थात ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किसी दर्पण द्वारा वस्तु का छोटा व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो दर्पण का आवर्धन कह रहा है कि प्रतिबिंब छोटा है और आभासी है, तो वह कैसा, आपका आवर्धन कैसा होगा प्यारे बच्चों? तो आवर्धन, अब जब प्रतिबिंब आभासी और छोटा है तो आवर्धन 1 से छोटा होगा और धनात्मक होगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। किसी दर्पण द्वारा वस्तु का बराबर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो वस्तु के आवर्धन का मान होगा, तो चूंकि दर्पण से है और क्या हो रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है प्यारे बच्चों, तो उस समय वह दर्पण का मान क्या होगा? 1 के बराबर और धनात्मक होगा। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का मान होगा, तो रेखीय आवर्धन का मान हमेशा भी बराबर क्या होगा? देखिए यहाँ दिया ऑप्शन ए धनात्मक तथा सदैव 1 से छोटा होगा, ऑप्शन बी करा धनात्मक तथा सदैव 1 से बड़ा होगा, ऋणात्मक तथा सदैव 1 से छोटा होगा, ऋणात्मक तथा सदैव 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ हम बता दें प्यारे बच्चों कि धनात्मक होगा तथा सदैव 1 से छोटा होगा। तो ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो यह प्रतिबिंब हमेशा रेटिना या दृष्टिपटल पर बनता है। ऑप्शन ए दिया है कार्निया, ऑप्शन बी दिया है परितारिका, ऑप्शन बी दिया है पुतली और ऑप्शन डी दिया रेटिना या दृष्टिपटल। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, रेटिना या दृष्टिपटल। अगला क्वेश्चन है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने में आंख के गुण को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कह रहा है ऑप्शन ए दूरदृष्टिता, ऑप्शन बी कह रहा है समंजन क्षमता, ऑप्शन सी कह रहा है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन डी कह रहा है जरा दूरदृष्टिता। तो इसका होगा समंजन क्षमता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेलन के आधार से लिपटे तार के अनेक वृत्ताकार फेरों की कुंडलियों को क्या कहा जाता है? कह रहा है ऑप्शन वृत्ताकार कुंडली, ऑप्शन बी कह रहा है परिनालिका, ऑप्शन सी कह रहा है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें प्यारे बच्चों कि बेलन के आधार पर लिपटे तार के अनेक वृत्ताकार फेरों की कुंडली को परिनालिका कहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते देख पाता, उस नेत्र को क्या कहते हैं भैया? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन ए कह रहा है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी कह रहा है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी कह रहा है अबिंदुकता। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुओं को वह स्पष्ट देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ऑप्शन बी दिया है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन सी दिया है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन डी दिया है वर्णांधता। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा प्यारे बच्चों, दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है अवतल लेंस, ऑप्शन बी दिया है अपसारी लेंस, ऑप्शन
सी दिया है उत्तल लेंस, ऑप्शन डी दिया है द्विफोकसी लेंस। तो कह रहा है जरा दूर दृष्टिता से की दोष को किससे दूर किया जा सकता है प्यारे बच्चों? तो उस दोष को उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, ऑप्शन ए कह रहा है चालक की लंबाई पर, ऑप्शन बी कह रहा है चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी कह रहा है चालक की प्रकृति पर, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ इनमें से कोई नहीं का सवाल नहीं था। विद्युत प्रतिरोधकता जो होता है वह चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? चालक की प्रकृति पर। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह होता है, तो सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग जो होता है प्यारे बच्चों, तो वह बैगनी रंग होता है। कौन रंग होता है प्यारे बच्चों? बैगनी रंग। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, तो कह रहा है नीला, उजाला, लाल, काला। ऑप्शन डी सही होगा प्यारे बच्चों। तो अंतरिक्ष में खड़ा व्यक्ति को आकाश काला प्रतीत होता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, तो एसआई मात्रक ए दिया है वाट, बी दिया है वाट घंटा, सी दिया है यूनिट, डी दिया है ओम। तो यहाँ पर विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए सही है। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर दिया ऑप्शन श्रेणी क्रम, ऑप्शन बी दिया है पार्श्व क्रम, ऑप्शन सी दिया है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा प्यारे बच्चों कि अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, तो ऑप्शन ए दिया है वोल्ट, ऑप्शन बी दिया है प्यारे बच्चों कूलाम, ऑप्शन सी दिया है वाट, ऑप्शन डी दिया है एम्पियर। तो बता दें विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन डी सही होगा। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः वह समतल दर्पण, केवल समतल दर्पण होता है। कैसा दर्पण होगा प्यारे बच्चों? समतल दर्पण होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखें। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है। तरंग दैर्ध्य की बात कर रहा है प्यारे बच्चों, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो विद्युत परिपथ में धारा की माप दिया है वोल्ट मीटर से की जाती है, ऑप्शन बी दिया है अमीटर से की जाती है, ऑप्शन सी दिया है गैल्वेनोमीटर से, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बता दें प्यारे बच्चों कि परिपथ में विद्युत धारा की माप अमीटर के द्वारा किया जाता है। देखो गैल्वेनोमीटर का भी उपयोग करते हैं, लेकिन धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं। कितनी करंट बह रही है यह गैल्वेनोमीटर नहीं बताता है। गैल्वेनोमीटर केवल बताता है कि धारा किस ओर बह रही है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी केवल सही होगा, क्योंकि वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापते हैं, गैल्वेनोमीटर से दिशा नापते हैं, अमीटर से धारा मापते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। तो निकट बिंदु प्यारे बच्चों 25 सेमी पर और दूर बिंदु अनंत होता है। ऑप्शन डी सही होगा। इसका मतलब ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक होता है। तो 1 किलोवाट घंटा को
प्यारे बच्चों 1 यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट अर्थात ऑप्शन ए सही है। 1 किलोवाट घंटा को अगला नाम भी एक दिया जाता है, BTU भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? BTU। क्या कहते हैं? BTU। क्या कहा जाता है? BTU। BTU का मतलब होता है ब्रिटिश ट्रेड यूनिट। इसका BTU का फुल फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चों? ब्रिटिश ट्रेड यूनिट। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। किसके द्वारा? सीलियरी पेशियों के द्वारा, पुतली के द्वारा, आइरिस के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी दूरी हम हमेशा परिवर्तित करते हैं किसके द्वारा प्यारे बच्चों? आप लोग अच्छे से इसका अंदाज़ा लगाओ कि क्या होना चाहिए। तो आप लोगों पर यह क्वेश्चन छोड़ते हैं प्यारे बच्चों, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन वस्तुओं को रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है, वह क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? ऋण आवेशित। ऑप्शन ए कह रहा है, तो यही उत्तर भी इसका होगा। ऑप्शन बी कह रहा है धन आवेशित, ऑप्शन सी कह रहा है कोई आवेशित नहीं, ऑप्शन डी कहा है इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ए, ऋण आवेशित हो जाए। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। दो सजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो बता दें, दो सजातीय आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण का बल लगता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ आकर्षण का बल एक कह रहा है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, बिल्कुल नहीं। चुंबकीय बल, कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बल्बों के तंतुओं की बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक 3400 सेल्सियस होता है, क्योंकि यह निश्चित ताप पर पिघलता है, क्योंकि इसका गलनांक 100 सेल्सियस से 200 सेल्सियस होता है, क्योंकि इसका गलनांक 3000 सेल्सियस होता है। तो बता दें प्यारे प्यारे, इसका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि इसका गलनांक 3400 सेल्सियस होता है। यह बहुत क्रूशियल प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसको आप लोग याद करेंगे। अगर तीन चालक R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में संयोजित है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो ऑप्शन ए दिया है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ऑप्शन बी दिया है RS बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऑप्शन सी दिया है 1/RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि कह रहा है तीन चालक हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा प्यारे बच्चों। RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 पार्श्व क्रम में संयोजित है, पार्श्व क्रम को ही समांतर क्रम कहते हैं, उसका तुल्य प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध RP से डिनोट होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए दिया है RP बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ऑप्शन बी दिया है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस R2 प्लस R3। सी दिया है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पार्श्व क्रम है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। इसका ऑप्शन सी होगा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर। ऑप्शन डी दिया है उपर्युक्त में सभी। तो यहाँ बता दें भाई, किसी चालक का प्रतिरोध चालक के लंबाई पर भी निर्भर करता है। यह चालक के लंबाई के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार इसका जवाब ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो यहाँ दिया है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। ऑप्शन बी दिया है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। ऑप्शन डी दिया चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा निश्चित नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा प्यारे बच्चों, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
यदि विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित की जाती है तो पूर्वी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, देखिए धारा किधर से बह रहा है भाई, पूरब से पश्चिम की ओर। अब पूरब से देखेंगे तो धारा हमेशा किस होगा, दक्षिणावर्त वाम में होगा। ऑप्शन ए सही होगा, इसका उत्तर दक्षिणावर्त होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। किसी तल पर लंबवत विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित किया जाएगा सकेंद्रीय वृत्त रेखाओं के द्वारा, रैखिक क्षेत्र के द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही होगा, सकेंद्रीय वृत्त रेखाओं के द्वारा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे की ओर बहती है तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी, घड़ी के घूमने की दिशा होगी, तो घड़ी के सुई की घूमने की दिशा होगी, और ए और बी दोनों, तो घड़ी की सुई घूमने की दिशा होगी प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी सही होगा। बस आज के लिए यहाँ ही इतना ही प्यारे बच्चों, धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।